स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 क्लास 11 की फिजिक्स का। चैप्टर चल रहा है सेकंड और नाम है मात्रक तथा मापन। ठीक है, इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। अब तक जो हमने किया था, मात्रकों के बारे में जान रहे थे, जिसमें कि हम व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं उनके बारे में ना समझकर मूल मात्रकों के बारे में अभी तक हमने समझा था। ठीक है, तो मूल मात्रक होते हैं हमारे 7 और 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 हमारे और मात्रक होते हैं। ये सब हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। अब उन्हीं वीडियो के अंदर हमने आपको छोटे छोटे जो ये मात्रक हैं उनकी डेफिनेशन क्लियर की थी। 3 की लंबाई की कर ली थी, द्रव्यमान की और समय की कर ली थी, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड की हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली थी। अब पढ़ रहे हैं हम वैद्युत धारा की जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। एम्पियर की क्या डेफिनेशन है वो हम आपको समझा रहे हैं। समझ लीजिए, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे समांतर तारों पर प्रभावित होने पर तार की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल आरोपित करती है। समझ लेते हैं किस तरीके से। अगर हमें 2 समांतर तार दे रखे हैं, ये क्या है? हमारे 2 समांतर तार हैं। ठीक है, और इनकी लंबाई क्या दे रखी है? यहां हमने एक वर्ड यूज करा है, एकांक। क्या वर्ड यूज करा? एकांक। यानी कि इनकी जो लंबाई है एकांक है, मीन्स एक जैसी लंबाई है। ठीक है, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, तो ये लंबाई हमारी एकांक है। पहली चीज ये आ गई। उसके बाद इसने दूसरी बात बोली कि 1 मीटर की दूरी, इन दोनों तारों के बीच दूरी जो होती है वो अगर 1 मीटर दे दी जाए। ठीक है, समझ लेते हैं कि एकांक लंबाई के 2 तार और उनके बीच शर्त है समांतर तार। समांतर शब्द का मतलब होता है ऐसी दूरी जो कभी आपस में बदले ना, या दोनों के बीच की वह दूरी जो हमेशा बराबर रहे उसे समांतर दूरी बोलते हैं या समांतर बोलते हैं लंबाई। तो समांतर तारों के बीच की 1 मीटर की ये दूरी है और इनकी लंबाई एक समान है। तब इनके बीच जो बल काम कर रहा है, अगर ये इनके बीच बल 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल काम करने लगे तो वहीं पर हमें 1 एम्पियर प्राप्त होता है। समझ पाए आप कि क्या होता है? कि 2 समांतर तारों के बीच 1 मीटर की दूरी हो और उनके बीच अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न होने लगे तो उस राशि को हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपका केल्विन। क्या आता है? केल्विन। और केल्विन का जो मात्रक है, केल्विन ऊष्मागतिकी का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊष्मागतिकी का मात्रक है केल्विन। अब केल्विन की डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। तो बच्चों, ऊष्मागतिकी का मात्रक है केल्विन और केल्विन की डेफिनेशन होती है 1 केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु ऊष्मा गतिकी का 1/273.16 भाग है। ठीक है, समझ लेते हैं क्या होता है त्रिक बिंदु। यदि हम जल मतलब पानी, ठीक है, पानी के त्रिक बिंदु, हम समझते हैं त्रिक बिंदु होता क्या, पहले तो ये चीज समझ लेते हैं। देखो बच्चे, त्रिक बिंदु से मतलब ये है कि जब हम अक्ष को लेते हैं, कोई 2 अक्ष एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई अक्ष और जेड एक्स। ठीक है, 2 होते हैं, उसके साथ जेड एक्स जब आ जाता है तो उसको हम त्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिक। तो त्रिक बिंदु ऐसा बिंदु जहां पर तीनों मिल रहे हो, तो वहां पर ऊष्मागतिकी का 1/273.16 भाग होता है, उसी को हम केल्विन कहते हैं। या और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर इसमें कोई ऐसा बिंदु आ जाता है जो हमें 3 भागों में बांट दे, 3 भागों में बांट दे। अब ये 3 भागों में बांटता कैसे है कि कोई टेम्परेचर होता है जिस पर एक तत्व ठोस में परिवर्तित हो जाता है, एक टेम्परेचर आता है जिसमें कि द्रव में
परिवर्तित होता है, एक टेम्परेचर आता है जिसमें कि गैस में परिवर्तित होता है। तो एक पॉइंट के बाद हमें टेम्परेचर कहीं पर ठोस दे रहा है, कहीं द्रव दे रहा है और कहीं गैस दे रखा है। तो ये किसका हो रहा है? जल का। ठीक है, तो जल का त्रिक बिंदु जिस जगह पर होता है, त्रिक बिंदु जिस जगह से हमें पता चलता है कि ठोस में कन्वर्ट कर रहा है, गैस में कन्वर्ट कर रहा है या फिर द्रव में कन्वर्ट कर रहा है, उस बिंदु पर ऊष्मागतिकी का 1/273.16वां भाग जो होता है वो 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अब या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है कि पिघलती हुई बर्फ या उबलते हुए जल के तापांतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। मींस अगर बर्फ है उसको पिघलता हुआ बर्फ और उबलता हुआ पानी, ठीक है, और उनका जो ताप होता है, उनका अंतर जो होता है, उस अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका केल्विन के बाद कैंडिला। कैंडिला के बारे में पढ़ते हैं आप। ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का, होता है कैंडिला। कैंडिला क्या होता है? एक कैंडिला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से निकलने वाली ज्योति तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। ठीक है, तो बच्चे इसमें एक शब्द आया, जो शब्द क्या कह रहा है? कृष्णिका। ठीक, इस कृष्णिका को समझते हैं। देखो, कृष्णिका का मतलब होता है काला रंग, और काला रंग कृष्णिका एक ऐसी चीज है जो ऊष्मा को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचती है। हम बर्तन को काला कर देते हैं इसलिए कि जिससे कि ऊष्मा ज्यादा से ज्यादा हीट होकर ज्यादा से ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए और तेजी से किसी खाने को पका सके। तो ऐसी चीज जो कि काले कलर की होती है, बहुत ज्यादा काली हो, उसे कृष्णिका बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक, तो क्या है? एक कैंडिला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल से निकलने वाले ज्योति तीव्रता है, जिसकी कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। यानी कि जब ये चीज कंडीशन आ जाती है तो इसका ताप इतना ज्यादा हीट हो जाता है जिससे कि प्लेटिनम का जो गलनांक है, प्लेटिनम का गलनांक मीन्स प्लेटिनम को भी ये गला सकता है। इतना ताप जब उत्पन्न हो जाता है कि वो प्लेटिनम को भी गला दे, तो उस ताप को हम बोलते हैं एक कैंडिला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे। अगला आता है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है? एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम या 0.012 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो कार्बन 12 है, कार्बन 12 के 12 ग्राम हो या फिर 0.012 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक मोल कहते हैं। बच्चे, अभी तक हमने पढ़ा 7 मूल मात्रक पढ़ लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं पूरक मात्रकों के बारे में पढ़ते हैं। तो पूरक मात्रकों में पहला आता है रेडियन। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, इसे बहुत ध्यान से समझना। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या द्वारा चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित होता है। ठीक है, समझिए कैसे होता है कि एक अगर हमें वृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है? वृत्त, और वृत्त की कोई त्रिज्या दे रखी है r। ठीक, ये वृत्त की त्रिज्या है। अब अगर इस त्रिज्या की लंबाई के बराबर हम कहीं वृत्त पर कोई चाप लगा दें
और इस चाप की जो लंबाई है वो क्या हो, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तब इस चापों को केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं हम रेडियन। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम रेडियन। ठीक, अब ये चीज समझ लेते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण हमें चाप कितनी ली थी, r, और त्रिज्या कितनी है, r। इससे अगर इसे काटेंगे तो कितना हो गया, 1। तो कोण बराबर यहां से जो निकल के आएगा 1, वो एक ही रेडियन कहलाता है। ये क्या है हमारा, एक रेडियन होता है। यानी कि अगर हमें त्रिज्या और चाप की लंबाई दोनों सेम हो और इस चाप की लंबाई के द्वारा जो कोण आंतरित हो रहा होता है केंद्र पर, वही हमारा एक रेडियन होता है। अब हम बताना चाहेंगे आपको कि वृत्त का जो कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कोण जो होता है वो कितना होता है, ये चीज देखते हैं। वृत्त का केंद्र है तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है, या फिर बोलते हैं 2 पाई होता है। तो किस तरीके से होगा कि वृत्त के केंद्र पर जो है ये चाप भी हमें पूरा लेना पड़ेगा, और पूरा चाप जो है क्या होगी, परिधि होगी, और परिधि होती है 2 पाई r अपॉन त्रिज्या हमारी r है, इससे कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई। इससे पता चला कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, या हम लिख सकते हैं 2 गुणा रेडियन की वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो यहां से हम लिख सकते हैं 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। तो इससे हमें पता चलता है कि एक रेडियन क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेरेडियन के बारे में। बच्चे देखते हैं स्टेरेडियन के बारे में। स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है, घन कोण का मात्रक होता है। अब ये चीज समझ लेते हैं घन कोण होता क्या है। देखिए, एक होता है गोला और एक होता है वृत्त। वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी तार को अगर हम मोड़ दें और उसकी गोल शेप दे दें तो उसे बोलते हैं हम वृत्त। ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ भी चीज नहीं रख सकते, केवल उसकी आकृति गोल नजर आ रही है कि एक गोल है, जैसे कि हमारे हाथ में चूड़ी होती है, कड़ा होता है, ये चीज क्या होती है, हमारी वृत्त होती है। उसके अंदर हम कुछ भी नहीं रख सकते। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। अब आता है गोला। गोला क्या होता है, वो भी गोल होता है, लेकिन गोला क्या होता है, जैसे बॉल, फुटबॉल, या फिर कोई डब्बा, गोल डब्बा, उसको क्या बोलते हैं हम, गोला। जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर हम कोई चीज रख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम गोला। ठीक है, इसका आयतन भी होता है और क्षेत्रफल भी होता है। तो जब हमें गोले के ऊपर कोई कोण ज्ञात करना होता है तो उसे हम बोलते हैं घन कोण। ठीक है, जब गोले के ऊपर कोई कोण ज्ञात करना है तो उसे बोलेंगे हम घन कोण। अभी तक हमने जो देखा था पिछला जो था रेडियन, रेडियन के अंदर हमने वृत्त की त्रिज्या ली थी और यहां से इसके बराबर ये कोण आंतरित कर दिया था। ठीक है, ये तो हमारा एक सर्किल था, एक लंबाई का तार था, केवल उस तार से हमने कोण बना दिया। लेकिन अगर हम समझे कि ये चीज गोले के अंदर आ जाए जिसमें कि ऊपर इधर से भी कुछ है, तब हम उसमें कैसे निकालेंगे, उसमें ऊपर का इतना हिस्सा जो है वो पूरा हिस्सा केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसको घन कोण बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो जो ऊपर का पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, इस तरीके से पूरा पार्ट है, वो पूरा पार्ट जाकर जब कोण बनाता है उसको घन कोण बोलते हैं। समझ में आया। तो घन कोण जो होता है, घन कोण की परिभाषा हमें दे रखी है कि किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आरोपित घन कोण एक स्टेरेडियन होता है। अब देख लेते हैं कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्या होता है, आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल, आर स्क्वायर, पृष्ठ आर है, अपॉन नीचे क्या है, आर त्रिज्या, इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, बराबर आ गया 1। तो एक घन कोण जो होता है, एक घन कोण होता है एक स्टेरेडियन, स्टेरेडियन।
ठीक। अब इसके बाद हम अगर देखें कि गोला घन है, घन कोण अगर हम देखेंगे तो घन कोण गोले के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर कितना कोण बनता है, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो बनेगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बटे त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या कितनी हमारी आर स्क्वायर, इससे कटा क्या बचा 4 पाई। यानी कि हम लिख सकते हैं कि गोले का जो कोण बनता है केंद्र पर वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। ये हमारा प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ आपके सारे जो मात्रक थे उनकी सब हमने डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी है। अब अगले वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा इस तरीके से इसी वीडियो में बता देता हूं। आगे हम लंबाइयों के बारे में जानेंगे कि लंबाई के क्या मात्रक हैं, छोटे मात्रक, बड़े मात्रक। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको वो चीज याद करने की है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ये चीज याद करने की है। उनमें जो छोटी जो ऐसी परिभाषाएं हैं, जो ऐसे मात्रक हैं जिनके बारे में एक्सप्लेनेशन करनी है मुझे, वो केवल बताऊंगा, आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। बाकी आप है ना किताब से याद कर लेना, किताब से लिख लेना, उसे याद करने की जरूरत है, टाइम खराब होगा। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़े दूरी, लंबाई, इनके मात्रक जो बड़े मात्रक हैं उनके बारे में समझाऊंगा और त्रुटियों को लेकर चलेंगे। तो तब तक के लिए गुड लक।